जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक तो जो टेस्ट 8 के 2-3 क्वेश्चन कल डिस्कस होने से रह गए थे उनकी डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद हम अपना वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में 100% कंफर्म है इस दफ़ा क्वेश्चन आएगा 10 से 12 नंबर का, 100% कंफर्म है। वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। और ये चैप्टर कितने लेक्चर्स का होगा? मेरा ख्याल 5 से 6, 3 का नहीं होगा, 5 से 6 लेक्चर्स का होगा, क्योंकि इसमें और हम कोशिश करेंगे डिस्कशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। केस स्टडीज़ की अहम चैप्टर है ना, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो। आपको कुछ डिस्कशन तो टाइम को सामने रखते हुए क्लास में शेयर की जाएगी और फिर कुछ एज यूजुअल आपको पता है लिंक के साथ शेयर किया जाएगा यूट्यूब लिंक के जरिए। तो कोड ऑफ एथिक्स हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर है ये कौन सा है? कोड ऑफ एथिक्स, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। लेकिन पहले जो हमारा टेस्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना क्या कह रहा है। रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब द इफेक्ट दिस सिचुएशन विल हैव ऑन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ वारबाइज लिमिटेड इफ द मैटर इज फुली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहता है बताओ इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा। कोर्स ऑफ एक्शन बताना है क्या? ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन बताना है, ये करेगा पहले भागदौड़ नहीं। इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताना है क्या? इंपैक्ट ऑन वो भी नहीं। हाँ, मिस स्टेटमेंट हो तो उसको हम उसका करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस कर दिया करते हैं, लेकिन सिर्फ इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट पूछ रहा है। ऑडिट रिपोर्ट से बाहर नहीं जाना। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2002 Wardboys Limited and outdoor layer retailing chain switched purchases of tents and waterproof of clothing from Leak Proof Products Limited to another supplier। के कंपनी ने अपना सप्लायर चेंज कर दिया। पहले किससे चीजें खरीद रहे थे? लीक प्रूफ से। अब 2 months later लीक प्रूफ प्रोडक्ट्स लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन। 2 महीने के बाद बेचारी जिसको हमने छोड़ा था वो ही डूब गई कंपनी। हाँ, जिसको छोड़ा था 2 महीने पहले। Liquidators of the company have issued a claim against Wardboys Limited for a breach of implied contract and consequential losses। जो लिक्विडेटर है उस कंपनी का, हमारी कंपनी का नहीं, उस कंपनी का जो डूबी है, उसके लिक्विडेटर ने हमारे खिलाफ, कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि भाईजान ये आपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है और लॉसेस हुए हैं जिसकी वजह से आप हमें हर्जाना अदा करें। लीगल केस है। बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस क्या होता है? लॉयर का ओपिनियन। लॉयर क्या कह रहा है? No amount has yet been put on the claim, but lawyers advise that it could be substantial, and although they are confident of a successful defense, also advise that the case could go against Wardboys Limited. This would have a serious effect on the company. अच्छा देखिए, दो चीज जब हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी होती है, दो चीजें देखनी होती है। एक अमाउंट मेजरेबल हो, दूसरा आउटफ्लो प्रोबेबल हो। दोनों चीजें होंगी तो प्रोविजन रिकॉर्ड होगी, एक भी नो होगी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होनी। यहाँ पे कह रहा है नो अमाउंट हैज येट बीन पुट ऑन द, अमाउंट अभी तक डिसाइड नहीं हुई क्या होगी, लेकिन ये है कि जो मटेरियल हो सकती है जो भी हुई, क्या अमाउंट मेजरेबल है? नहीं है। और दूसरा वो कह रहा है, लॉयर कह रहा है कि हम सक्सेसफुल डिफेंस कर लेंगे लेकिन केस हमारे खिलाफ भी जा सकता है। यानी कह रहा है कि उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे लेकिन केस हमारे खिलाफ भी जा सकता है। तो बताइए क्या आउटफ्लो प्रोबेबल है? 50-50 चांस बता रहा है ना, हमें एक साइड पे कंफर्म थोड़ी कर रहा है, 50-50 चांस। तो बताइए इस केस को क्या होना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, पहला केस, अगर ये केस फुली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल में फुली डिस्क्लोज हो जाता है, अनमोडिफाइड ओपिनियन। अच्छा अब एक मिनट, एक मिनट, अनमोडिफाइड तो आपने बता दिया। अब 3 पॉसिबिलिटीज है। कुछ केसेस ऐसे हैं कि ऑडिट मैटर में भी जा सकते हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं एमसीओ मैटर में भी जा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं गोइंग कंसर्न में भी। ये किधर जाएगा? रीजन क्या है? अगर रूटीन नेचर के कोई केसेस चल रहे होते ना, यूं ही चलते चलते बात करता, वो की ऑडिट मैटर में जाते। यहाँ चूंकि इस केस को डिटेल में डिस्कस कर रहा है, ये एक वाहिद केस है, एक सिंगल केस है और डिटेल में डिस्कस कर रहा है, ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन है। अच्छा ये गोइंग कंसर्न की तरफ क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे उसने ये नहीं बताया, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है अगर इसका पे ना कर पाए तो, इसीलिए ये हमारा एक्सेप्शनल लिटिगेशन का केस बनता है। और एमसीओ मैटर पैराग्राफ हम इंक्लूड करेंगे। क्या लिखेंगे? ऑडिटर शैल इंक्लूड अनमोडिफाइड ओपिनियन। हाँ जी, और एमसीओ मैटर पैराग्राफ में वो 3 चीजें भी बतानी है। रेफरेंस, ठीक है। नॉट डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट है। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस
मटेरियल और परवेसिव दोनों डिस्कस करेंगे या एक? दोनों डिस्कस करेंगे क्योंकि मेंशन नहीं है क्लियरली। अमाउंट नहीं दी हुई ना, अमाउंट दी होती अमाउंट की बेस पर डिसीजन करते, अमाउंट नहीं दी हुई तो क्वेश्चन में भी कहीं नहीं बताया मटेरियल है कि परवेसिव है, बस ये बताया सिग्निफिकेंट है, अहम है, इमटेरियल नहीं है, ये बता दिया उसने इमटेरियल नहीं है, लेकिन मटेरियल के परवेसिव तो दोनों डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे इसके साथ हम बेसिक ओपिनियन भी लिख दिया, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? एक जगह इंक्लूड हो गया ना, उसको हमने बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन में डिस्कस कर दिया, अब एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ उसके ऊपर नहीं देना। जी नहीं, सीरियस का मतलब है सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, सब्सटेंशियल या सीरियस इंपैक्ट का मतलब है कि अमाउंट सिग्निफिकेंट होगी, बड़ी अमाउंट होगी, अमाउंट बड़ी होगी। इससे गोइंग कंसर्न की तरफ आपने नहीं सोचना, गोइंग कंसर्न में क्लियर इंफॉर्मेशन देता है जैसे पिछले क्वेश्चन में दी था। क्वेश्चन 4, अच्छा क्वेश्चन 4 की डिस्कशन आपके साथ शेयर हो चुकी है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई ऐसी चीज है जो आप समझते हो कि नहीं समझ आई डिस्कशन में तो पूछ लें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अच्छा ये, हाँ ये वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन, इसकी डिस्कशन नहीं होगी। रिक्वायरमेंट में पहले क्या कह रहा है? डिस्कस ईच ऑफ दीज इशू। अब चाहे एक ही कंपनी है, हमने अलग अलग डिस्कस करना, एक और दूसरे के साथ हेड अप नहीं करना, अलग अलग डिस्कस करना है। डिस्कस ईच ऑफ दीज इशू एंड डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट इफ द अबव इश्यूज रिमेन अनरिजॉल्व्ड। ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 9 मिलियन एंड टोटल एसेट्स आर 37 मिलियन। मटीरियलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एसेट की बेस पे नहीं, टोटल एसेट्स की बेस पे कब करते हैं? प्रॉफिट दिया ही ना, प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट को बेस बनाना है। अगला क्वेश्चन, अगर इसमें टोटल एसेट्स को नहीं यूज करना मटीरियलिटी के लिए तो फिर उसने दिया क्यों है? 2 रीजंस हैं, 2 रीजन में रखिएगा। प्रॉफिट दिया होता है और साथ टोटल एसेट्स भी दिया हो, 2 रीजन। पहली रीजन, स्टूडेंट कंफ्यूज होकर टोटल एसेट्स की बेस पे मटीरियलिटी कैलकुलेट कर ले, इसलिए दिया होता है टोटल एसेट्स। आपने इस सेशन में मटीरियलिटी प्रॉफिट की बेस से कैलकुलेट, और दूसरा होता है इसका पर्पस परवेसिव कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, अगर अमाउंट प्रॉफिट से 50% से ज्यादा हो ना तो हम फौरन परवेसिव के कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, हम देखते हैं कि बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 50% हो रहा है कि नहीं, तो उस वक्त टोटल एसेट्स का 50% कैलकुलेट करके हमने देखना है। अगर मिस स्टेटमेंट उससे भी एक्सीड हो रही हो टोटल एसेट के 50% से भी, हम कहेंगे ये परवेसिव है। और अगर प्रॉफिट के 50% से ज्यादा है लेकिन टोटल एसेट के 50% से कम है तो फिर ये क्या है? मटेरियल। लेकिन आपने फिर क्वेश्चन में उसको बता देना कि ये सिर्फ मटेरियल हम कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट के 50% से ज्यादा होना लेकिन एसेट्स के 50% से कम, तो उसे आपने बता देना कि चूंकि एसेट्स के 50% से कम है इसलिए हम इसको मटेरियल ले रहे हैं भाई, उसको बता देना है। क्योंकि नॉर्मली 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि ये परवेसिव की तरफ जा रही है, तो फिर हमने कमेंट करना होता है कि परवेसिव बनी है कि नहीं बनी। परवेसिव कब बनेगी? जब टोटल एसेट के 50% से भी बढ़ेगी। और कब नहीं बनेगी परवेसिव? तो अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट के 100% से ज्यादा मिस स्टेटमेंट लेकिन टोटल एसेट के 50% से कम है, लेकिन क्वेश्चन में लिखना है कि even though it is more than 50% of profit but as it is less than 50% of total asset therefore it is assumed to be material only, not pervasive। ठीक है। और एग्जाम के लिए आपको वैसे टिप बता, नॉर्मली मेरी आदत नहीं इस तरह की चीजें बताना जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो, लेकिन बाज़ कुछ ये सोल्यूशन में होती है ना ICAP के, तो बच्चा खुद से भी देख रहे होते हैं जो स्टूडेंट, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट के 50% से बढ़ रही है मिस स्टेटमेंट लेकिन टोटल एसेट से कम हो रही है 50%, उसमें अजम्पशन लिख के ना, अजम्पशन लिख के उसको भी परवेसिव कर सकते हैं। लेकिन ये ICAP ने किया है, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं जो आपको रूल बता रहा हूं वो आपने उसको फॉलो करना है। हाँ, एहतियातन टू बी ऑन सेफ साइड आपने ये लाइन जरूर लिख देनी है कि चूंकि 50% ऑफ एसेट से कम है इसलिए हम इसको मटेरियल कंसीडर कर रहे हैं, नॉट परवेसिव। ये बात समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं। A customer of brakes company had to withdraw one of their family car model this year due to concern over the safety of the braking system। कस्टमर ने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? एक गाड़ी इस्तेमाल करनी छोड़ दी। पूछा क्यों छोड़ दे? उन्होंने कहा इसके ब्रेक का मसला है। उन्होंने कहा क्या मसला है? कहते कस्टमर है लॉन्च अ लीगल क्लेम अगेंस्ट ब्रेक्स कंपनी फॉर 10 मिलियन फॉर द नेग्लिजेंट सप्लाई ऑफ फॉल्टी ब्रेकिंग सिस्टम। कहता बैर दो, ब्रेक लगती नहीं है, ब्रेक यही होगी ना, ब्रेक फेल हो गई। The company's lawyers believe that there is an 80% chance that brakes company will lose the case, but directors believe their quality control procedure have always been robust and that the braking system will be proven to have been safe।
लॉयर कह रहा है भैया 80% चांस है, मैनेजमेंट कह रही है नहीं नहीं हम तो कॉन्फिडेंट है। मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन दे भी देना, मैनेजमेंट फिर भी अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में यही कहती है नहीं नहीं इसने गलत किया, ऐसा तो नहीं है, आइंदा हम ये सारे केस जीत जाएंगे, बेफिक्र रहे। मैनेजमेंट ने तो पॉजिटिव ही रहना हमेशा अपने शेयर होल्डर के लिए। हमने किसकी बात करनी है? लॉयर्स की बात। 80% का मतलब क्या है? आउटफ्लो इज प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए। अच्छा अब एक स्टूडेंट कहने लगा सर प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन चूंकि 80% चांस है इसलिए 10 मिलियन का 80% 8 मिलियन की प्रोविजन। नहीं भाई पता नहीं काउंटिंग में कोई एडजस्टमेंट होती होगी, वो केसेस की होती है जिसमें इस तरह कैलकुलेशन सिखाते होंगे, 12 ऑडिट में नहीं है। यहाँ तो आपने पूरी अमाउंट के बारे में प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी, ये दरमियान में 50-50 वाला काम नहीं करना कि इतने % चांस है तो इतनी रिकॉर्ड कर ली, इतने %। ये मुझे याद है काउंटिंग में कैलकुलेशन होती थी प्रोविजन कैलकुलेशन, हाँ लेकिन वो होता था कि केसेस के कितने, हाँ जो जब न्यूमरस केसेस हो ना तब ये कैलकुलेशन करते थे। उसको कैलकुलेशन इसके ऊपर बड़ी डिबेट होती थी कि किस जगह पे प्रोविजन पूरी की पूरी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है और कहाँ पे इस तरह प्रोबेबिलिटी के बेस पे कैलकुलेशन करनी है। वो मुझे भूल गया लेकिन वो काउंटिंग में बहरहाल आपको भी भूल गया, ठीक है। 10 मिलियन तो ये 10 मिलियन ही रिकॉर्ड होगी, 8 मिलियन नहीं। 80% उसने इससे दिया ताकि पता चल जाए 50% से ज्यादा चांस है केस हार जाएंगे। आउटफ्लो प्रोबेबल है, प्रोबेबल है। They have, however, decided to disclose the matter in the accounts to provide additional information to shareholder. हम कहेंगे disclosure is not a substitute of correct accounting treatment. Provision should have been recorded. This is misstatement. In fact is calculation करो, calculation करके बताए जल्दी। 9 मिलियन तो मेरा तो ख्याल है परवेसिव है, प्रॉफिट की 100% से भी बढ़ गई है, परवेसिव नहीं है, मटेरियल है। क्यों मटेरियल है? टोटल एसेट 37 मिलियन है, उसके 50% से कम है। क्लियर? मटेरियल क्यों है, परवेसिव क्यों नहीं है, समझ आ गई? क्यों है ये? हालांकि प्रॉफिट 10 मिलियन तो सारे का सारा प्रॉफिट उड़ा के रख देगा, हाँ वो एसेट के 50% से कम है, इसलिए मटेरियल परवेसिव नहीं। ये क्लियर? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? अगर नहीं एज, इफ नहीं एज, क्योंकि हमने कंफर्म कर लिया है एज इट इज मटेरियल, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस आगे एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। एमसीक्यू मैटर आएगा, लीगल केस है नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर इसकी प्रोविजन वगैरह डिस्क्लोजर पूरे दे देते फिर आता। हालांकि क्वेश्चन में कहा है डिसाइडेड टू डिस्क्लोज, फिर भी एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा। क्यों? जिस इशू को हमने बेसिस फॉर क्वालिफाइड में डाल दिया, सही रिपोर्ट में किसी और जगह नहीं डाला। Second, brake company also produces and sells brake fluid. Another customer has recently returned a small batch of brake fluid. वो brake oil वगैरह भी, ऑयल चेंज करते हैं गाड़ी का, वो भी बनाते हैं। Because the fluid appear to be contaminated with oil. उसने कहा फ्यूल और ऑयल ये मिक्स हो गए हैं, उसे पता नहीं क्या फर्क है दोनों में, कुछ ना कुछ होता होगा। Brakes company issued the customer with a credit note for the full value 1,37,500 and correctly counted for this इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ईयर एंड के बाद हुआ कि पहले हुआ? पहले हुआ तो फिर भी एडजस्टिंग है, बाद में हुआ होता तो फिर भी एडजस्टिंग होता है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। बाद में भी हुआ होता, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंटरी एडजस्टिंग ही होता है। हैरान हो के क्यों देख रहे हो? रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंटरी एडजस्टिंग होता है। ईयर एंड से पहले है तो रिकॉर्ड 100% होना है ना। ईयर एंड से पहले तो सब्सिक्वेंट इवेंट का जर्सी सवारी पैदा नहीं होता, जो भी हो गया रिकॉर्ड डिस्क्लोज करना है। ईयर एंड के बाद भी ये वापस आया होता ना, फिर भी एडजस्टिंग इवेंट होता और हम सेल रिवर्स करते और उसने सेल रिवर्स कर दिया। कैसे पता चला सेल रिवर्स कर दिया? क्रेडिट नोट इशू कर दिया, करेक्टली काउंटेड फॉर इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज द ब्रेक फ्लूइड वाज रिटर्न्ड बिफोर द ईयर एंड, ब्रेक कंपनी हैज इंक्लूडेड इट इन द ईयर एंड इन्वेंटरी लिस्टिंग एट कॉस्ट 125,000। यहां तक ठीक किया, लेकिन एनआरवी ब्रेक कंपनी में बी एबल टू रीफिल्टर एंड रीसेल द ब्रेक फ्लूइड एट द ओरिजिनल प्राइस, बट फिल्टरिंग विल कॉस्ट फर्दर 62,500। अब इसकी एनआरवी क्या होगी? एनआरवी क्या होगी? हाँ? किससे माइनस करेंगे कॉस्ट? 60 कितने स्टूडेंट का ख्याल है? 62,500 एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए 62,500 को 125 से लेस करेंगे। हाँ, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है माइनस 137,500 माइनस 62,500 कितने आई अमाउंट? 75। इन्वेंट्री राइट डाउन होके 75 में आनी चाहिए। इस वक्त कितने पे है? 125 पे। तो मिस स्टेटमेंट 125 की कि 75 की? 50 की। इस वक्त 125 पे है, लाना 75 पे है।
होनी चाहिए 75 पे, है 125 पे, तो मिस स्टेटमेंट डिफरेंस की होगी 50,000 की। इमटेरियल कैसे है 9 मिलियन, हाँ हाँ ठीक है, 9 मिलियन का 5% मटेरियलिटी लेवल से कम है। अब और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा, ये भाई मुझे बताएंगे। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, ये सारी डिस्कशन हमने कर ली। हमने कह दिया कि इसको एनआरबी पे रिकॉर्ड होना चाहिए, हमने एनआरबी की कैलकुलेशन भी सोल्यूशन में कर ली, हमने ये भी बता दिया इमटेरियल है, मटेरियलिटी की कैलकुलेशन भी कर दी। अब आखिरी स्टेप क्या है हमारा, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। भाई इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में आने के लिए ये कैलकुलेशन करना जरूरी होता है ना, ये हम क्वेश्चन में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता दें, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता दें, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताए अनमट, कुछ 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 क्या कहूं मैं भाई, क्या है, क्या करेंगे अनमोडिफाइड में है वैसे, मैं क्या बताऊं इन्हें, कल बार बार कहता रहा हूं, जब कभी इमटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सिर्फ अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं लेकर आके बात खत्म करनी, नहीं सीखना आपने, नहीं सीखना तो नहीं सीखना। चले ये क्लियर हो गया। साथ में एग्रीगेट और क्वालिटेटिव वाली बात भी करनी है ना, वो किसने छोटे भाई के लिए छोड़ दिया है कि अगले टाइम के लिए छोड़ दिया कि मैंने जाके लिखना है उधर, ये नहीं लिख पाएंगे आप, कंफर्म है नहीं लिख पाएंगे। क्लास में एक दिन के बाद नहीं याद, उसी दिन 10 मिनट के बाद भूल गए थे, कल याद नहीं है, अरे एक दिन के बाद भी भूल गए तो महीने बाद याद रहेगा, 2 महीने बाद याद रहेगा, कभी भी नहीं। मैं दुआ करता रहा हूं, आप रिवीजन ना कीजिएगा, आप याद ना कीजिएगा। चलिए अब टेस्ट रेट की डिस्कशन कंप्लीट हो गई। चलिए इस तरह बाकी के टेस्ट भी कुछ रहते हैं हमारे, 1 बाय 1 उनकी डिस्कशन भी वक्तन फवक्तन करते रहेंगे। अच्छा लेकिन याद रखिएगा टेस्ट में जिन क्वेश्चंस का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया गया उनकी डिस्कशन हमें नहीं करनी है, मैंने पहले बता दिया होगा आपको। वॉल्यूम 2 वाले क्वेश्चन जो होंगे टेस्ट में। अब स्टडी करने जा रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो कोड ऑफ एथिक्स में डिफरेंस ध्यान में रख लीजिएगा, लीगल रिक्वायरमेंट्स और कोड ऑफ एथिक्स में। पहला फर्क, एग्जाम में कुछ सिचुएशन हमारी ऐसी हैं जो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स में है, कोड ऑफ एथिक्स में नहीं। कुछ ऐसी हैं जो कोड ऑफ एथिक्स में है, लीगल रिक्वायरमेंट्स में नहीं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कोड ऑफ एथिक्स में भी हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी हैं। ठीक है, जैसे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में, कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट करेगा, प्रोसीजर क्या होगा, ये चीजें कंपनीज एक्ट में है, कोड ऑफ एथिक्स में नहीं है। जैसे फीस क्या होगी, फीस के बारे में डिस्कशन, ये कोड ऑफ एथिक्स में है, कंपनीज एक्ट में नहीं है। लेकिन ऑडिटर के पास अगर शेयर्स हैं या उसके रिलेटिव के पास, या ऑडिटर का कोई रिलेटिव क्लाइंट पे किसी पोजीशन पे काम कर रहा है, डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय कर रहा है, ये सिचुएशन दोनों पे। तो इससे हमें पहला लेसन जो समझ में आया इस चैप्टर का वो ये कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो लीगल रिक्वायरमेंट्स में हैं, कोड ऑफ एथिक्स में नहीं, कुछ कोड ऑफ एथिक्स में है, लीगल में नहीं, कुछ दोनों जगह पे है। जो रिक्वायरमेंट्स एक जगह पे है दूसरी जगह नहीं, उनके बारे में तो क्लियर हमें पता चलेगा कोड ऑफ एथिक्स में या लीगल जिसमें डिस्कस हुई है उसके मुताबिक आंसर कर दो। कंसेप्ट जिस चैप्टर में पढ़ा था उसके मुताबिक आंसर करेंगे। लेकिन अगर कोई सिचुएशन दोनों जगह पे डिस्कस हुई है, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आंसर करने के कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बताएगी आपको। ये कौन बताएगा? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में अगर लिखा है कंपनीज एक्ट तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करना है, रिक्वायरमेंट में लिखा है कोड ऑफ एथिक्स तो कोड। बताइए रिक्वायरमेंट में एक सिचुएशन बताइए, उसने कहा कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करो, वो कंपनीज एक्ट में भी डिस्कस हुई है, कोड ऑफ एथिक्स में भी, मुझे किसके मुताबिक जवाब देना? तो पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा, लीगल रिक्वायरमेंट्स या कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस रहना है। क्लियर? रिक्वायरमेंट चैप्टर 6 की है तो चैप्टर 6 बताएंगे, चैप्टर 7 की है तो चैप्टर, अगर उसने पूछा लीगल रिक्वायरमेंट्स बता दिया कोड ऑफ एथिक्स तो 0 नंबर, चाहे कोड ऑफ एथिक्स के लिहाज से सही बताया हो। और अगर कोड ऑफ एथिक्स पूछा बताया लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने तो भी 0 नंबर। पहला और सबसे बड़ा फैसला जो आपने क्वेश्चन में, एग्जाम क्वेश्चन में करना है वो ये कि रिक्वायरमेंट को पढ़ के डिसाइड कर ले कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करना है कि कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा अब आगे चले। कंपनीज एक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में एक मेजर डिफरेंस ये है कि कंपनीज एक्ट सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स पे अप्लाई होता है। कंपनीज एक्ट सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स पे अप्लाई होता है। कोड ऑफ एथिक्स
एंगेजमेंट टीम पे अप्लाई होता है पूरी। अब देखें, अगर मैं CFAB की क्लास में बैठे होते हैं तो मैं आपसे कहता पूरी की पूरी फर्म पे अप्लाई होता है, क्योंकि उसमें कुछ केस स्टडीज टीम की भी आती हैं, टीम से बाहर की भी आती हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सारी की सारी केस स्टडीज टीम की आती है। तो अपने सिलेबस को सामने रखते हुए मैं क्या बता रहा हूँ कि कोड ऑफ एथिक्स एंगेजमेंट टीम पे अप्लाई। और एंगेजमेंट टीम में पार्टनर तो शामिल है ही है, ट्रेनर भी शामिल है, ट्रेनी भी शामिल है, मैनेजर भी शामिल है। इसका मतलब है अगर आप ए स्टूडेंट में क्वालिफाई कर जाते हैं और 2 महीने के बाद आपको एक अच्छी फर्म में आर्टिकल्स मिल जाते हैं जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही रजिस्ट्रेशन कर देती है, फिर उसके बाद आप किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाते हैं, वहां पे आप लीगल रिक्वायरमेंट्स की ऐसी की तैसी भेज देते हैं, तो आपको कुछ भी कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन जो एंगेजमेंट पार्टनर है आपका, उसके खिलाफ लीगल केसेस फाइल करेंगे। अगर लॉ की वायलेशन हो जाए तो पकड़ा कौन जाएगा? पार्टनर। हाँ, बाद में पार्टनर आपको बिल्कुल पकड़ेगा, बल्कि वो छोड़ेगा ही नहीं आपको 4 साल। लेकिन अगर आपने कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन कर दी, याद रखें डायरेक्ट आपके खिलाफ केस होगा, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स सिर्फ पार्टनर्स में नहीं, पूरी एंगेजमेंट टीम पे अप्लाई होता है। इसका मतलब ये हुआ प्रैक्टिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों तैयार करने हैं लीगल एथिक्स, प्रैक्टिकली कोड ऑफ एथिक्स की एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोड ऑफ एथिक्स में जो एक बात लिखी हुई है, किसी एक बात की भी वायलेशन कर दी ना, इवन आपके खिलाफ भी लीगल केस हो सकता है। पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस नहीं है। पाकिस्तान में कुछ केसेस बाजुकात रेयर केस में पार्टनर्स वगैरह के खिलाफ होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग स्टूडेंट के खिलाफ, लेकिन याद रखिएगा हो सकते हैं। इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स का नॉलेज, कोड ऑफ एथिक्स का एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, पार्टनर अगर फर्ज कीजिए आप टीम मेंबर का हिस्सा हैं, आप हैं सीनियर, आपके पास उस क्लाइंट के शेयर्स हैं जिसका ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास उस क्लाइंट के लीगल, आप कुछ भी नहीं कहते, साइलेंट रहते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने कुछ भी गलत नहीं किया। क्यों गलत नहीं किया? आप पार्टनर नहीं है। वो तो पार्टनर के ऊपर जो लॉ जहां पे लफ्ज ऑडिटर लिखता है ना, इससे मुराद एंगेजमेंट पार्टनर होते हैं, वो तो पार्टनर में अप्लाई होते हैं। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आपने वायलेशन की, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स सिर्फ पार्टनर्स पे नहीं, पूरे टीम पे अप्लाई होता है। और अगर आप उस वक्त ये कहे कोड ऑफ एथिक्स वाला चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, जिस दिन ये केस स्टडी डिस्कस हो रही थी मैं उस दिन छुट्टी पे था, ईद आने वाली थी, मैं घर चला गया था और फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला, तो क्या आपको माफी मिल जाएगी? नहीं माफी मिलेगी। तो ये जहन में रखिएगा, एक बहुत अहम कंसेप्ट जो आपके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर देगा कि लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ पार्टनर्स पे अप्लाई होती है, कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट सारी की सारी एंगेजमेंट टीम पे। अच्छा, अब चलते हैं आगे। कंसेप्चुअल, ये कंसेप्चुअल अप्रोच का मतलब है आपको बताना कि कोड ऑफ एथिक्स का स्ट्रक्चर कैसा है। वैसे तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपने कभी भी, जैसे हम ऑडिट जो पढ़ रहे हैं ये है ISS के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के मुताबिक, लेकिन आपने ISS को कभी देखा नहीं हुआ। वो टीचर का काम होता है पढ़ के आपको मटेरियल प्रोवाइड करे। उसी तरह कोड ऑफ एथिक्स आपके लिए, आप कैफ लेवल पे आप कभी भी कोड ऑफ एथिक्स नहीं देखेंगे, कोड ऑफ एथिक्स को ओपन नहीं करेंगे। CFAB लेवल पे ना ये ऑडिट का जो सब्जेक्ट है ओपन बुक है। ओपन बुक का मतलब क्या? किताब साथ ले जाए, ISS भी साथ ले जाए, कोड ऑफ एथिक्स भी साथ ले जाए। लेकिन कैफ 8 में ये ओपन बुक नहीं है, ना ISS ना कोड ऑफ एथिक्स साथ नहीं लेके जा सकते, और आपके लिए ये पढ़ना रिक्वायर्ड भी नहीं है। लेकिन चूंकि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है, ताकि जब कभी आप एडवांस लेवल पे जाके कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ें, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे आपने देखा ना, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ एक हिस्सा होता है शायद डेफिनेशन का, फिर एप्लीकेशन होती है, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर कुछ एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ भी होते हैं, कुछ दरमियान में एग्जांपल्स भी आती हैं। इस तरह नॉर्मल स्ट्रक्चर। उसी तरीके से कोड ऑफ एथिक्स का स्ट्रक्चर सुनने क्या है। कोड ऑफ एथिक्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कोड ऑफ एथिक्स कितने हिस्सों में डिवाइडेड? 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है प्रिंसिपल्स, एक है थ्रेड्स, एक है सेफगार्ड। कोड ऑफ एथिक्स कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 3 हिस्सों में, प्रिंसिपल्स, थ्रेड्स, सेफगार्ड। इसका मतलब हमारी केस स्टडीज में भी प्रिंसिपल डिस्कस हो रहे होंगे, थ्रेड डिस्कस हो रहे होंगे, सेफगार्ड डिस्कस। कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक हम जो भी केस स्टडी कर रहे होंगे उसमें प्रिंसिपल डिस्कस हो रहे होंगे, थ्रेड्स डिस्कस होंगे, सेफगार्ड। ज्यादातर थ्रेड्स और सेफगार्ड डिस्कस होते हैं, कभी कभार कुछ केस में प्रिंसिपल भी डिस्कस होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब क्या है? प्रिंसिपल का मतलब यह है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक ऑडिटर को मैन ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए, असूलों का आदमी होना चाहिए, उसे असूलों पे जिंदगी गुजारनी चाहिए। कौन से असूलों पे? कौन से असूलों पे? ये कोड ऑफ एथिक्स के 5 प्रिंसिपल्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल्स का मतलब है वो खसूसियात जो एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट में होनी चाहिए।
लीगल रिक्वायरमेंट्स बताती हैं कि ऑडिटर कौन होगा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स बताती हैं अच्छा ऑडिटर कौन होगा। तो एक अच्छा ऑडिटर होने के लिए किन खसूसियात का होना जरूरी है? एक ऑडिटर होने के लिए किस खसूसियत का होना जरूरी है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा ऑडिटर होने के लिए किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स? कोड ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल समझ आ गया? जैसे प्रिंसिपल है इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी जो है ना, ऑब्जेक्टिविटी, ये इसका मतलब है इंडिपेंडेंस। नाम ऑब्जेक्टिविटी है लेकिन इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट। कि ऑडिटर को काम करते हुए क्लाइंट से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, ये ना। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या असूलों पे जिंदगी गुजारना आसान होता है? नहीं। जब हम असूलों पे जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ लोगों को मसले मसाइल हमारे साथ होते हैं, हमें दूसरों के साथ मसले मसाइल होते हैं। तो सम टाइम ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिन पे हमें अपने असूलों पे अमल करना मुश्किल हो जाता है, इसे कहते हैं थ्रेट। ऐसी सारी सिचुएशंस जिनमें हमें अपने असूलों पे, अपने प्रिंसिपल पे अमल करना मुश्किल हो जाने क्या कहते हैं? थ्रेट। थ्रेट प्रिंसिपल बताइए, गुड थिंग है बैड? गुड थिंग है। थ्रेट गुड थिंग है बैड? बैड। ठीक है, और सेफगार्ड क्या है कि अगर थ्रेट आ जाए कोई तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए। भाई क्लियर हो गई ये बातें? अच्छा, अब ये थ्रेट और सेफगार्ड ऐसे ही हैं जैसे मेडिकल प्रोफेशन में हम कहें बीमारियां और उनका इलाज। जो थ्रेट हैं ये एक तरह से बीमारियां हैं और सेफगार्ड क्या है? उनका इलाज है। जहां कहीं थ्रेट होगा वहां सेफगार्ड होंगे। ये जेहन में रखिए, ये एग्जांपल जेहन में रखिएगा कि हमारे प्रोफेशन में थ्रेट और सेफगार्ड वैसा ही है जैसे मेडिकल प्रोफेशन में बीमारियां और उनका इलाज। ठीक है, यानी मेडिकल प्रोफेशन में बात करें, प्रिंसिपल्स का मतलब एक सेहतमंद इंसान में क्या खसूसियात होनी चाहिए, थ्रेट्स बीमारियां क्या उसको लग सकती हैं, सेफगार्ड इन बीमारियों का इलाज क्या है। ये है कोड ऑफ एथिक्स के 3 फॉर एग्जांपल। कोड ऑफ एथिक्स कहता है, एक एग्जांपल से अब इन तीनों को क्लियर करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स कहता है ऑडिटर का एक प्रिंसिपल होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, उसकी डिसीजन मेकिंग फ्री ऑफ एनी प्रेशर होनी चाहिए, ना कोई लालच ना कोई प्रेशर। ये है ऑब्जेक्टिविटी। भाई अच्छा प्रिंसिपल है, ऑडिटर को ऐसे ही काम करना चाहिए। इसमें थ्रेट कब राइज होता है? जब क्लाइंट कहता है सर ये एक छोटी सी नई सिविक होंडा गाड़ी आपके लिए तोहफा खरीदा है, तोहफा, ये तोहफा कबूल कीजिए। अब देखें, अब थ्रेट कैसे है? अब आप फंस गए दरमियान में, छोड़ना भी नहीं चाहते, सिग्निफिकेंट अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा? ऑब्जेक्टिविटी। दरमियान ये है थ्रेट की सिचुएशन। जिस तरह नए डॉक्टर्स जो बन रहे होते हैं उनको एक्सपीरियंस जो डॉक्टर होते हैं वो सिखाते हैं कि भाई ये बीमारी हो ना इसका ये इलाज है, ये बीमारी हो इसका ये इलाज है, ये बीमारी हो उसका ये इलाज। उसी तरह हमारे भी सीनियर ऑडिटर्स ने हमें बताया हुआ है कि ये डिफरेंट सिचुएशंस आती है ना हमको, उनमें थ्रेट राइज होता है। ये सिचुएशन आए तो उसका फिर ये इलाज है, ये सिचुएशन आए उसका ये इलाज है। तो इस सिचुएशन को भी कोड ऑफ एथिक्स ने डिस्कस किया हुआ है कि अगर क्लाइंट आपको गिफ्ट ऑफर करे ना, अगर इनसिग्निफिकेंट गिफ्ट हो, इनसिग्निफिकेंट गिफ्ट हो, छोटा मोटा चाय पानी बिस्किट एक्सेप्ट कर लो, अगर सिग्निफिकेंट गिफ्ट हो तो उसको एक्सेप्ट, क्योंकि सिग्निफिकेंट गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से थ्रेट है ऑब्जेक्टिविटी को, आप फिर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे। क्लाइंट गाड़ी ऑफर करे तो एक्सेप्ट कर लें, नहीं एक्सेप्ट कहता है गाड़ी दूर की बात है, क्लाइंट आपको दोपहर का खाना शाम का खाना भी किसी होटल में ऑफर करे ना या अपनी प्रेमिसेस भाई, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं करना। क्लियर हुई ये बात? भाई ये बात समझ आ रही है? ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, नहीं प्यारा भाई, प्यारे भाई जरा मतवज्जो हुई। तो हमने अभी तक इस एग्जांपल से ये स्टडी किया कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, लेकिन ऑडिट करते हुए हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस करना पड़ती हैं जिनमें थ्रेट्स होते हैं। जैसे अभी एग्जांपल थ्रेट ऑब्जेक्टिविटी, अगर कभी ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए तो इसमें हमने क्या करना है? कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या? कोर्स ऑफ एक्शन कई सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? थ्रेट को खत्म करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए?
रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब है मिनिमम लेवल पे रिड्यूस करने के लिए। भाई ये समझ आ गया तरीकाकार। अब एग्जैक्टली इसी स्टाइल पे आपसे एग्जाम में केस स्टडी पूछेगा। क्या केस स्टडी पूछेगा? वो आपको कोई ना कोई एक सिचुएशन दे देगा जिसमें थ्रेट अराइज हो रहा होगा और आपसे 3 बातें पूछेगा। 3 बातें पूछेगा। पहला, बल्कि अभी सिर्फ 2 बातें, तीसरी बात में ऐड करवाऊंगा। 2 बातें पूछेगा। पहला, इस सिचुएशन में थ्रेट कौन कौन सा अराइज होता है, और दूसरा सेफगार्ड्स क्या होंगे। सेफगार्ड को वो कोर्स ऑफ एक्शन भी कहता है। सेफगार्ड को कोर्स ऑफ एक्शन भी कहता है। तो आपके लिए एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। पहले गुड न्यूज, चले पहले गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि प्रैक्टिकली ज्यादातर जो एथिकल इश्यूज ऑडिटर को फेस करना पड़ते हैं उसकी लिस्ट बनी हुई है, और हर लिस्ट में लिखा हुआ है कि इस सिचुएशन में कौन सा थ्रेट राइज होता है और इसका सेफगार्ड क्या होगा। फिर अगली सिचुएशन कौन सा थ्रेट राइज होता है, कौन सा सेफगार्ड, फिर अगली सिचुएशन कौन सा थ्रेट, कौन सा सेफगार्ड। तो यानी चीजें सारी लिखी हुई हैं। बैड न्यूज आपके लिए ये है कि सम टाइम तो वो 3 पार्ट्स बनाएगा कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन के। पार्ट 1 डिस्कस हो रहा होगा सिचुएशन नंबर 3 से, पार्ट 2 डिस्कस रेलिवेंट होगा सिचुएशन नंबर 7 से, पार्ट 3 होगा सिचुएशन नंबर 14 से। कभी तो ऐसे होगा, लेकिन कभी ऐसे होगा कि एक ही पार्ट के अंदर 2 सिचुएशन मिक्स कर रहा होगा। एक ही पार्ट के अंदर 2 सिचुएशन, और आप एज यूजुअल एक सिचुएशन को फोकस करके उसको आंसर कर देंगे, दूसरी को इग्नोर कर देंगे। दोनों को एड्रेस करना, दोनों को एड्रेस करना, ठीक है। कभी कभार नॉर्मली ऐसे नहीं होता, कभी कभार ऐसे भी हो सकता, जैसे मेडिकल प्रोफेशन है ना, वो डॉक्टर अपने जूनियर्स को, जो नए आने वाले लोगों को जितने मर्जी बीमारी उनके इलाज सिखा दे, स्टिल चांस होता है क्या कोई ना कोई नई बीमारी आ सकती है। जैसे कोरोना किसने सोचा था उनकी तो चाहे हम सारा चैप्टर याद भी कर लें, लेकिन उसके बावजूद चांस है, नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन तैयार करवा रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आई कैप जो है ना वो थोड़ा अग्रेसिव हुआ है पिछले 1-2 टाइम से। क्या हो सकता है हमसे 4 सिचुएशन पूछे तो उसमें एक सिचुएशन ऐसी हो जो हमने ना पढ़ी हो, जो हमने ना पढ़ी। उम्मीद ज्यादा चांस है, मोर देन 90% चांस है ऐसे होगा नहीं, लेकिन मे भी ऐसे हो जाए। इस सिचुएशन में आपने इसको इग्नोर नहीं करना। मुझे बताइए, जब कोरोना आया डॉक्टरों ने कहा नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कि उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे जजमेंट अप्लाई करते हुए वैक्सीन आने से पहले ही कुछ एहतियाती तदाबीर बता दी थी। भी एहतियाती तदाबीर बता दी थी ना, उनसे बीमारी खत्म ना हुई हो, कुछ ना कुछ रुक तो गई, कम तो हुई ना। एग्जैक्टली उसी तरह अगर आपको कोई कोरोना जैसी सिचुएशन दे देना एग्जाम में जो आपने इससे पहले ना पढ़ी हो, आपने उसे खाली नहीं छोड़ना। आपने अपनी जजमेंट की बेस पे कुछ ना कुछ उसके थ्रेट और सेफगार्ड लिख देने हैं। लेकिन जजमेंट के बेस पे, जो जजमेंट किस बेस पे आती है, नॉलेज एक्सपीरियंस की वजह से, उस लेवल पे पहुंचने के लिए अनसीन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ना आपको सीन क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। जब सीन क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, फिर आप इस लेवल पे पहुंचते हैं कि आपको उस पूरे चैप्टर की सारी ऊंच नीच का पता है और आप अपनी जजमेंट को अप्लाई करने के काबिल है, ठीक है। लेकिन वो बाद में देखेंगे इसको। अभी फिलहाल क्या बता रहा हूं, कोड ऑफ एथिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। कोड ऑफ एथिक्स में कितनी चीजें हैं? 3, प्रिंसिपल, थ्रेट, सेफगार्ड। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे है? कंफर्म क्वेश्चन आएगा, और कैसा क्वेश्चन होगा, वो हमें कोई 1, 2, 3 या 4 सिचुएशन दे देगा, जैसे लीगल रिक्वायरमेंट्स में सिचुएशन दी थी उसने, और हमसे कहेगा हर सिचुएशन को पढ़ो और मुझे बताओ इसमें थ्रेट कौन सा इन्वॉल्व है और इसके सेफगार्ड क्या है। थ्रेट कौन सा इन्वॉल्व है और सेफगार्ड्स क्या है। ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये पहले लेक्चर में इसलिए बता रहा हूं ताकि आइंदा जब आप पढ़ रहे हो ना इस मैटर को, तो इस माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और हमने ये लिखना है यहाँ पे। तो इन चीजों को याद करना है, थ्रेट को याद करना है हर सिचुएशन में, सेफगार्ड को याद करना है। स्टार्ट करें अब। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए हमें? प्रिंसिपल्स। अच्छा, एप्लीकेशन है, छोटा सा कंसेप्ट है। वो कहता है कि जी अगर लॉ और कोड ऑफ एथिक्स, एप्लीकेशन के 2-3 बेसिक असूल हैं। लॉ और कोड ऑफ एथिक्स दोनों में कंफ्लिक्ट आ जाए, किसकी बात माने? कहता है अच्छा लॉ साइड पे करते, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर ही बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन से अगर इनकंसिस्टेंट है, फर्क है, ठीक है, या अगर हम कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करते हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा। बात बात ऐसा होता है ना कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में भी हमने पढ़ा था कि अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो हम उसको कंप्लाई करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। की ऑडिट मैटर की एग्जांपल याद है कि अगर एक मैटर आपने आइडेंटिफाई किया वो की ऑडिट मैटर है,
लेकिन अगर उसे रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं तो इसके पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट कम है और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हैं, तो बताइए उस मैटर को की ऑडिट मैटर के तौर पर रिपोर्ट करते हैं कि नहीं? नहीं करते। उसी तरह अगर कोड ऑफ एथिक्स में भी हमें लगे कि किसी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने से पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट होता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के बेनिफिट में नहीं है, या हमें पता चले एक रिक्वायरमेंट दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट कर रही है, क्या करें? कहता है अभी उसको परफॉर्म ना करो, लेकिन 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 किसी थर्ड पार्टी से कंसल्ट कर लो। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वो हमारी फर्म के अंदर ही कोई दूसरा एंगेजमेंट पार्टनर हो सकता है, वो हमारे प्रोफेशन के अंदर कोई दूसरी फर्म भी हो सकती है, और वो हमारे प्रोफेशन के रेगुलेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उसने कुछ बेसिक रूल बताए हैं। लॉ और प्रैक्टिकली लॉ और एथिक्स का कंफ्लिक्ट है, लॉ को फॉलो करना है, और अगर कभी आपको लगे कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करने से इफेक्ट हो रहा है तो उसको बाईपास करने से पहले आपने उसको फिलहाल उसके ऊपर अमल नहीं करना, लेकिन थर्ड पार्टी से कंसल्ट कर लेना कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब आते हैं हम अपने प्रिंसिपल्स की तरफ। फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं 5: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंप्लीटनेस, ड्यू केयर। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा, या तो कोई एक या दो प्रिंसिपल्स आपको एक्सप्लेन करने को कह सकता है कि 4 नंबर के साथ उसने कहा इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल कंप्लीटनेस है, ड्यू केयर को एक्सप्लेन करो। और जो सबसे ज्यादा उसने इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शंस। ये क्वेश्चन उसने सबसे ज्यादा दफा पूछा हुआ है। तो पहले चलते हैं। अच्छा, आप ध्यान में रखेगा, आपने ये कंसेप्ट शायद अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, और शायद एमएफए में भी पढ़ा हो, शायद टैक्स में भी पढ़ा हो, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स की एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंट होती है। FAR2 में प्रिंसिपल्स यही होंगे, एप्लीकेशन और सिचुएशन डिफरेंट है। वहां पे एप्लीकेशन होती है कोड ऑफ एथिक्स की एज अकाउंटेंट, एज मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट में एप्लीकेशन हो रही है एज ऑडिटर, और ये डिफरेंट सेक्शन है कोड ऑफ एथिक्स के। इसलिए आपने ये नहीं एज्यूम करना कि अगर FAR2 में पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस नॉलेज के बेस पे एक भी केस स्टडी सॉल्व नहीं कर सकेंगे ऑडिट की, एक भी। फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल सब सिर्फ सेम है, बाकी उनकी जो एप्लीकेशन है वो सारी डिफरेंट है। पहला प्रिंसिपल इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ऑडिटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही उसे पता चला, एक्सेप्टेंस के वक्त भी अगर उसे पता चला ना कि क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस हो सकता है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, ऑनेस्ट रहे, एक्सेप्टेंस स्टेज में क्लाइंट को बता दे कि सर हमारे ख्याल में इस दफा क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस होगा। ये ना सोचे कि अगर मैंने क्लाइंट को बता दिया कहीं क्लाइंट मुझे निकालना दे या ऑफर वापस ना ले ले अपॉइंटमेंट की। ऑडिट के दौरान में भी जैसे ही आपको पता चला कि ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है, फौरी तौर पे क्लाइंट को इन्फॉर्म करें। क्यों? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होने की निशानी है। फिर नॉट टू एसोसिएट विद फॉल्स रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन। अगर एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ऑडिटर आपको पता है कि क्लाइंट की कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, आपको उसके साथ अटैच होना चाहिए। फर्ज कीजिए आप क्लाइंट को टैक्स रिटर्न भी फाइल करके देते हैं और क्लाइंट ने टैक्स रिटर्न में अपने इनकम को अंडरस्टेट किया, आपको पता है। आपने कहा सर टैक्स रिटर्न में आपने इनकम को अपनी अंडरस्टेट किया। उसने कहा भाईजान आप ऐसा कीजिए, ये कौन सी इंश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसमें आपने कोई ओपिनियन थोड़ी देना है। जैसे मैं कह रहा हूं आप एज इट इज इसको फाइल कर दें, क्या हमें एज इट इज फाइल कर देना चाहिए? नहीं। अगर हमें पता है कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, हमने अपने आप को इससे अलग कर लेना है। क्यों? इंटेग्रिटी की निशानी यही है, ठीक है, कि हमने किसी भी फॉल्स रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं होना। और अगर हमें पता चले कि कोई इंफॉर्मेशन फॉल्स है तो क्या करें? अपने आप को डिसएसोसिएट कर लें। अगर आपको एज ऑडिटर क्लाइंट प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है शेयर कैपिटल अरेंज करने के लिए, उस प्रोस्पेक्टस में कुछ इंफॉर्मेशन गलत है, आपका नाम भी एज एक्सपर्ट के तौर पे उसमें इंक्लूड किया गया है, आपको पता चला ये प्रोस्पेक्टस गलत है, क्या आप उसको अपना नाम उसमें इंक्लूड करके जाने देंगे? नहीं। आप क्लाइंट से पहले कहेंगे इसको ठीक कर ले, क्लाइंट ठीक नहीं करता तो क्या करें? अपने आप को उससे अलग करवा लें। यह इंटेग्रिटी मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट रहना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? हमने अपनी जजमेंट को कंप्रोमाइज नहीं करना। किस वजह से कंप्रोमाइज नहीं करना? किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, बायस की वजह से, या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से।
यानी ना तो अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रेशर में आके कोई हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, किसी के प्रेशर में नहीं आना हमने। क्लाइंट अगर प्रेशर करे कि अनमोडिफाइड ओपिनियन दो वरना तुम्हें रिमूव कर देंगे, तुम्हारी जगह किसी और को ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे, क्या हमें उसके इन्फ्लुएंस में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्लाइंट अगर कहे सर बराए मेहरबानी अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दीजिए, हम आपको ना सिर्फ ये कि नेक्स्ट ईयर के लिए रीअपॉइंट करेंगे बल्कि टैक्स सर्विसेज भी आप सबको कॉन्ट्रैक्ट देंगे और आपके लिए एक गिफ्ट भी हमने रखा हुआ है। अब ये लालच दे रहा है, पहले प्रेशर से अपनी मर्जी का ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहा था, वो आता है इन्फ्लुएंस में, अब लालच दे रहा है। क्या बायस हो जाना चाहिए? हमें नहीं होना चाहिए। और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी नहीं आना चाहिए। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? देखिए हमारा प्रोफेशन हमसे रिक्वायर करता है हम इंडिपेंडेंट हो। अगर हमने क्लाइंट के शेयर्स खरीद लिए तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कैसे? एज ऑडिटर हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करें, लेकिन एज शेयर होल्डर हम चाहेंगे बेस्ट भी। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने जाती मफाद और हमारे प्रोफेशन के मफाद का टकराव हो, ठीक है, या क्लाइंट के मफाद का या हमारे मफाद का टकराव हो, तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने इंडिपेंडेंट होके काम करना है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, बायस में आके काम नहीं करना, न्यूट्रल होके। डोंट परफॉर्म सर्विस इफ जजमेंट में बी इन्फ्लुएंस्ड। अगर जजमेंट इन्फ्लुएंस हो सकती है तो आपने उसको परफॉर्म नहीं करना। जैसे मुझे बताइए, ऑडिटर का भाई, स्पाउस नहीं, भाई क्लाइंट में डायरेक्टर है, ऑडिटर का भाई क्लाइंट में डायरेक्टर है, क्या आपके ख्याल में ये ऑडिटर इसमें ऑब्जेक्टिविटी है? इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। नहीं, क्यों? इसकी जजमेंट्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं भाई की वजह से। तो इसे क्या करना चाहिए? इसे ये सर्विस परफॉर्म, क्योंकि इसकी जजमेंट इन्फ्लुएंस हो सकती है, इसे ये सर्विस परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स में इसका सेफगार्ड लिखा हुआ है। गैस कर सकते हैं सेफगार्ड क्या लिखा हुआ है? विथड्रॉ नहीं लिखा हुआ, भाई से ताल्लुक तोड़ दो ये भी नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है ये जो मैनेजर है या पार्टनर है या टीम मेंबर जिसका भाई क्लाइंट में डायरेक्टर है, इसको रोटेट कर दो, इसको रोटेट कर दो, इसको एंगेजमेंट टीम से रिमूव कर दो, इसकी जगह किसी दूसरे को ले आओ, ठीक है। तो ये है हमारा सेफगार्ड। क्लियर हुई है बात? तो यही वो समझा रहा है कि अगर आपकी जजमेंट इन्फ्लुएंस हो सकती है तो आपने क्या करना है? एंगेजमेंट को परफॉर्म नहीं करना, किसी दूसरी एंगेजमेंट को परफॉर्म कर ले। अभी तक हमने टोटल प्रिंसिपल्स है हमारे 5, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंप्लीटनेस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। तक हमने कितने कवर कर लिए? 2, इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है, अच्छा वैसे अगर आप देखें ना, कभी कभी मैं सोचता हूं ऐसे कि ये फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल ना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बल्कि हर बंदे को इनके ऊपर अमल करना चाहिए। लेकिन आईकैप ने कहा बाकियों के ऊपर तो हमारी चलती नहीं है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर हमारी चलती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो हम जरूर, बल्कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट में नहीं कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता, आप लोगों पे भी अप्लाई होता है। तो आपने भी इन चीजों के ऊपर अमल करना है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि हम एज ऑडिटर हमें कुछ लीगल राइट्स मिले हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने भी राइट्स दिए हैं, लॉ ने भी। क्या कि हम क्लाइंट से जो भी इंफॉर्मेशन पूछना चाहें फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, जो बुक्स को इंस्पेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, क्लाइंट हमें वो इंफॉर्मेशन देगा। इवन क्लाइंट अपने बहुत से एम्प्लॉयज के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता जो ऑडिटर के साथ शेयर कर लेता। क्लाइंट के फ्यूचर में अगले 5 सालों में क्या प्लान है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग में डिस्कस किया होगा। इसके मिनट्स बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग है, किसी को इवन एम्प्लॉयज के भी हाथ में नहीं लगते, उनको भी नहीं। लेकिन अगर ऑडिटर कहे कि सर मैंने अप्रूवल देखनी है इस साल जो फिक्स एसेट बाय किए गए हैं, डिस्पोज किए गए, डायरेक्टर ने उनकी अप्रूवल दिया कि नहीं, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स दिखाएं, उसको मिनट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, उसको वो मिनट्स दिखाए जाते। तो अब मुझे ये बताएं, जब हमारे पास इतने राइट्स हैं, क्या राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं आती? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी कि हम इस सारी इंफॉर्मेशन को सिर्फ ऑडिट पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, इसको किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज ना, अच्छा गौर से सुनेगा, ना डिस्क्लोज करना है ना यूज करना है। डिस्क्लोज करने का मतलब किसी को बताना नहीं, यूज करने का मतलब खुद भी इस्तेमाल नहीं करना। जैसे फर्ज कीजिए हमारा दोस्त आया हमारे पास, कहने का जिस कंपनी के तुम ऑडिटर हो उसमें मैं एक अकाउंट्स मैनेजर की जॉब करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता पिछला अकाउंट्स मैनेजर कितनी सैलरी ले रहा था, मुझे बताओ जरा कितनी सैलरी ले रहा था, कहीं ऐसा ना हो मैं इंटरव्यू में उससे कम सैलरी कोट कर दूं। हमें बता देना चाहिए? नहीं बताना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल कहता है। अच्छा मुझे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है, फाइनल स्टेज है, हमारे सामने इनकम स्टेटमेंट आई एज ऑडिटर, हमने देखा इस साल प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट है। अब मुझे पता चला कि जब स्टॉक एक्सचेंज में ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जाएगी ना, शेयर की प्राइस बढ़ेगी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने चुप करके इसके 1 लाख शेयर खरीद लिए इस कंपनी के, और जब शेयर प्राइस बढ़ी उसके बाद बेच दिए।
बताइए क्या कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वायलेट हुआ? यस हुआ। वो कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल में ध्यान से देखें, इसमें डिस्क्लोज ना करना भी शामिल है, इसमें इंफॉर्मेशन को यूज ना करना भी शामिल है। डिस्क्लोज ना करना भी शामिल है, यूज ना करना भी शामिल है। आगे चलते मैं बताता हूं। इट अप्लाइज टू एक्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। एक्स क्लाइंट पे भी अप्लाई होता है, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। आपको याद है जब इनकमिंग ऑडिटर प्रीडिसेसर ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करता है तो अभी दोनों में से कोई भी कंपनी का ऑडिटर नहीं है, लेकिन हाँ इनकमिंग ऑडिटर क्यों परमिशन ले रहा है भला? क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है। ये फ्यूचर के होने वाले क्लाइंट्स पे भी अप्लाई होता है। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का होने वाले क्लाइंट्स। आउटगोइंग ऑडिटर क्यों क्लाइंट से परमिशन ले रहा है? क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल एक्स क्लाइंट्स पे भी अप्लाई होता है। क्लाइंट नहीं रहा, ऑडिटर नहीं रहा, लेकिन फिर भी दोनों ने कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल को वे करना है। ये बात समझ आई? पहले बताएं डिस्क्लोजर यूज की बात समझ आ गई, फिर एक्स और प्रोस्पेक्टिव की बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। विद इन द फर्म कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल आल्सो अप्लाइज विद इन दी फर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बाहर तो किसी बंदे को कुछ भी नहीं बताया, मैं कोक का ऑडिट कर रहा हूं। ये थोड़ी रियल सिचुएशन है। कोक का ऑडिट कर रहा हूं, पेप्सी का। दोनों टीम हमारी हफ्ते में एक दिन ऑफिस में पहुंचती है। ऑफिस में पहुंचे, गपशप हो रही है। उसनाओ भाई फेवरेट क्वेश्चन, उसनाओ भाई पेप्सी का सीएफओ कितने पैसे ले रहा है, कितनी सैलरी है उसकी? और वो पूछा अच्छा बताओ कोक का कितने सीएफओ कितनी सैलरी ले रहा है? अगर हम ये शेयर करते हैं, हम बताते हैं अच्छा बताओ ये कोक का सिस्टम क्या है, कोक वाले अपना रॉ मटेरियल किससे बाय करते हैं और पेप्सी वाले किससे बाय करते हैं, किस रेट पे बाय करते हैं, इनके बड़े बड़े कस्टमर्स कौन से हैं, क्या कमीशन है उनका डीलर कर, इस तरह की इंफॉर्मेशन फर्म के अंदर ही हालांकि है एक ही फर्म का हिस्सा, लेकिन एंगेजमेंट टीम का हिस्सा एक नहीं है। बताइए कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वायलेट हुआ कि नहीं हुआ? याद रखिए कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल विद इन दी फर्म, वो विद इन दी टीम अप्लाई नहीं होता। विद इन दी टीम का मतलब है कि सीनियर और जूनियर एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, बल्कि सीनियर ने रिव्यू करना होता है जूनियर के काम का, तो जाहिर है वो तो डिस्कशन होगी उनकी आपस में। विद इन दी टीम कोई इशू नहीं है एक दूसरे से डिस्कस करने में, विद इन दी फर्म इशू है। यानी आप अपनी एंगेजमेंट टीम के अलावा किसी दूसरे बंदे से भी कॉन्फिडेंशियल फर्म के अंदर ही शेयर नहीं कर सकते। और आखिरी चीज, इट आल्सो अप्लाइज ऑन सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? आप घर आए और आपके अब सीफैप की केस स्टडी, आपके वालिद साहब ने पूछा अच्छा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है ना, इसको ना डिफाइन भी करता है कि वो इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है यानी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, हर वो इंफॉर्मेशन जो गूगल पे अवेलेबल नहीं है किसी कंपनी की, वो कॉन्फिडेंशियल है। ये ध्यान में रखिएगा। घर आए, कॉन्फिडेंशियल सिखाने क्या लगाऊं? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल आल्सो अप्लाइज ऑन सोशल एनवायरनमेंट। आपके वालिद साहब ने पूछा भाई घर की आजकल लेट आ रहे हो, खैर है? आपने कहा भाई क्या बताएं, वो आजकल हम मास्टर पेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं ना, तो उधर लेट सेटिंग चल रही है। उन्होंने कहा अच्छा फर्स्ट कीजिए लिस्टेड कंपनी, अच्छा इसके शेयर्स खरीदने हैं, मैं यही सोच रहा था, मुझे बताओ इसका पिछले 5 सालों का प्रॉफिट क्या है, ताकि मैं इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अंदाजा लगा लूं और इसके शेयर खरीदने या ना खरीदने का डिसीजन करूं। बता देंगे? आपने बता दिया पिछले 5 साल का प्रॉफिट, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वायलेट हुआ? लॉ कहता है, सॉरी कोड ऑफ एथिक्स कहता है नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो गूगल पे अवेलेबल है। ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वालिद साहब ये पूछें अच्छा ये बताओ रिसेंट बोर्ड मीटिंग में उनके क्या फैसले हुए कि नई ब्रांच उन्होंने ओपन करनी है कि नहीं करनी, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है कि नहीं करनी, क्या फैसला हुआ इसका, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो इवन सोशल एनवायरनमेंट का मतलब घर वालों के साथ भी शेयर नहीं करने, ठीक है? हाँ चाहे निकाल दें, नहीं उन्हें ये बता दें आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, किस क्लाइंट हो ये भी बताएं, इससे अगली बातें नहीं बतानी, क्या चल रहा है वहां पे, मसले मसाइल क्या है, ठीक है, ये बातें नहीं बतानी। तो ये है, कुछ लोगों की आदत होती है ना सारे दिन में जो कुछ हुआ घर जाके बताना, तो कह रहा ना भाई ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। सोशल एनवायरनमेंट में भी आपने इसको ख्याल रखना। अहम क्वेश्चन एक्सेप्शन, सबसे अहम एक्सेप्शन का मतलब क्या है? वो सिचुएशंस जिनमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। पहली एक्सेप्शन, अगर क्लाइंट ऑथोराइज कर दे, क्लाइंट ऑथोराइज तो ठीक है, क्लाइंट ने खुद कह दिया मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बता दो, बता नहीं। अगर लॉ रिक्वायर करे तो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो। लॉ 2 सिचुएशन में रिक्वायर कर सकता है। एक लीगल प्रोसीडिंग्स में जज कह सकता है लो भाई इस कंपनी में आग लगी है,
और इसमें हमने ये देखना है कि मैनेजमेंट का कसूर था कि नहीं था, इसके ऑडिटर को बुलाओ। ऑडिटर स्टॉक काउंट करता था ना, उसने देखा होगा कि फायर अलार्म सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह इंस्टॉल हुए थे कि नहीं हुए थे। अगर हमें कोर्ट बुलाए, क्या हमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में डिस्क्लोज कर देनी चाहिए? यस, क्योंकि ये रिक्वायर्ड बाय लॉ। लेकिन एक जगह पे कहता है रिक्वायर्ड बाय लॉ से मुराद लीगल प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट जज है। एक केस स्टडी में उसने कहा लाके का एसएचओ आपको बुला के इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, क्या उसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे? वो लॉ मेकर वो नहीं है, वो जज नहीं है, उसको नहीं डिस्क्लोज करना। फिर जुडिशियल अथॉरिटीज के पास नहीं है। नो क्लॉर, नॉन कंप्लायंस में लॉज एंड रेगुलेशन, यानी किसी लॉ की बुक में अगर लिखा हो कि अगर मैनेजमेंट के किसी बंदे ने रिश्वत दी किसी सरकारी ऑफिसर को, ऑडिटर की जिम्मेदारी है वो नैब में रिपोर्ट करेगा। फर्ज करें अगर ये लिखा हुआ है तो हमें कुछ मिलता है, कोई रिश्वत वगैरह दी गई है, क्या हम बताएंगे? ये तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने वाली बात हो गई, लॉ रिक्वायर। लेकिन याद रखें अगर लॉ रिक्वायर करता है, यहां पे स्टूडेंट गलत कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हर इलीगल एक्टिविटी को रिपोर्ट करना, हर इलीगल एक्टिविटी पे हमने दो काम करने हैं। एक, जब कभी क्वेश्चन में इलीगल एक्टिविटी आएगी ना, वो अक्सर टच कर लेता है, जेन में रखिएगा, दो काम करने हैं। पहला काम इफेक्ट ऑन ऑडिट, हम कहेंगे मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल हो गई, एक मैनेजमेंट इंटेग्रिटी की तरफ जाना है, और दूसरा ये फैसला करना इसे रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं रेगुलेटरी अथॉरिटी को, वो हमें लॉयर बताएगा। क्योंकि रिपोर्ट उस सूरत में करना है अगर रिक्वायर्ड हो, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो रिपोर्ट नहीं करना। हाँ, इंटेग्रिटी, इलीगल एक्टिविटीज में इंटेग्रिटी ऑटोमेटिकली आ गई। ठीक है, तो जब कभी क्लाइंट किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, आपने दो चीजों के बारे में सोचना है। पहला, हमारे ऑडिट पे इसका क्या इफेक्ट होगा, वो इंटेग्रिटी पे इफेक्ट होगा। दूसरा, क्या हमने रेगुलेटरी अथॉरिटीज को रिपोर्ट करनी है ये इलीगल एक्टिविटी, ये लॉयर की एडवाइस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हर इलीगल एक्टिविटी रिपोर्ट करना लाजमी नहीं होता। हमारा एक क्लाइंट था, उसमें दो इलीगल एक्टिविटी चल रही थी, हमारे सामने आई। एक, उन्होंने लगाना था बिजली कनेक्शन वगैरह, उसके लिए रिश्वत दी थी वापडा के बंदे को, एक ये इलीगल एक्टिविटी थी। और दूसरा, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे थे ना, वो पायरेटेड था, वो काउंटिंग सिस्टम यूज करते थे, वो था ये दूसरे थे, क्विक बुक्स, सेज वगैरह। हाँ जी, तो इसके ऊपर हमने बाकायदा पूछा था कि ये इलीगल एक्टिविटीज है, क्या हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, साइबर क्राइम वालों को, क्या इन लोगों को हमें रिपोर्ट करना चाहिए? तो जवाब मिला हमें ये, इनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर रिक्वायर्ड होते तो फिर रिपोर्ट करते हैं, रिक्वायर्ड। और खुद आप देखें रूटीन की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना रिक्वायर्ड, और जिसको रिपोर्ट कर रहे होते वो मेरा ख्याल है खुद ही इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता, तो इसीलिए उन्होंने कहा रिपोर्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर हमने रिपोर्ट, यानी ये जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, जब रिक्वायर्ड बाय लॉ होगा फिर डिस्क्लोज करना। ये नहीं है कि जज ने पूछा भी नहीं है और हम कहे सर हमारा ये ख्याल था कि ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हो सकती है, ये ले कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। नहीं, जब जज बुलाएगा, जब लॉ रिक्वायर करेगा, फिर हमने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। क्लियर? आगे चलते हैं। व्हेन इट इज प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज, जब कोई मैटर डिस्क्लोज करना ऑडिटर का प्रोफेशनल राइट या ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल QCR, ICAP QCR क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने था, बताया था ना। ICAP हमसे पूछे लाओ भी बताओ स्टॉक काउंट किया कि नहीं किया, वर्किंग पेपर दिखाओ। हम कहा कि वर्किंग पेपर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल बड़ा नहीं है, आपको हम कोई चीज नहीं बताएंगे क्योंकि आप आउटसाइडर हैं। ICAP कहेगा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल के साथ उसकी एक्सेप्शन भी तो पढ़नी थी, उसमें लिखा होता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो तो आप बताएंगे। SCCP इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ गया। SCCP, हमारा एक क्लाइंट था, उसके डायरेक्टर ने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस कर लिए थे ऑफिस। तो SCCP को जब ये पता चला ना, उसने सारे डायरेक्टर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करी कि भाई एक डायरेक्टर अगर कर रहा है तो कोई ना कोई दूसरे डायरेक्टर भी हो सकता है इसकी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो। तो जो हमारा जिस जगह पे हम बैठते थे ना, नेक्स्ट फ्लोर जो है वो नेक्स्ट ऑफिस SCCP के थे, उनकी टीम आई। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूँ, SCCP की टीम बैठ। अब मुझे बताइए SCCP की टीम अगर आके हमसे ये पूछे कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बताइए आपने भी तो एक्सपेंसेस को वेरीफाई किया है, आपके एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन में अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस आए हैं जो पर्सनल है तो हमें दे दीजिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होंगे। क्या आपके ख्याल में हमने इन्फॉर्मेशन दे दी होगी? क्यों? ये कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल वायलेशन नहीं है, नहीं एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। ये हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट। और दूसरा, कंप्लाई विद स्टैंडर्ड और एथिक्स। बहुत सी जगहों पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि वकील को बताओ उससे ओपिनियन लो। स्टैंडर्ड कहता है अगर क्लाइंट के खिलाफ लीगल केस चल रहे हैं तो लॉयर को सारे फैक्ट्स बताओ और उससे पूछो आउटफ्लो प्रोबेबल मेजरेबल है कि नहीं। अब लॉयर देखा जाए तो थर्ड पार्टी है, इसको हम क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं?
क्या कर सकते हैं? यस। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के लिए जरूरी है। इसी तरह कोड ऑफ एथिक्स जब आप पढ़ेंगे ना, आगे सिचुएशन सामने आएंगी, तो बहुत सी सिचुएशन में एक कॉमन चीज आएगी कि कंसल्ट इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंगेज इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट टू रिव्यू द वर्क डन। ये बाज़ औक़ात अगर टीम के अंदर कोई थ्रेट अराइज हो जाए ना, तो किसी थर्ड बाहर के बंदे को, फर्म के अंदर ही कोई दूसरा जो टीम का हिस्सा नहीं होता, उसको बुला के कहते हैं भाई तुम आके जरा एक दफा चेक कर लो कि काम ठीक हो रहा है। अब ये हम एक्सटर्नल बंदे को लाके उससे काम करवा रहे हैं, लेकिन चूंकि इसकी कोड ऑफ एथिक्स ने इजाजत दी है, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी की वायलेशन नहीं। जैसे यहां पे देखें, आपको बताया था कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि अगर कभी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, या एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल से कंफ्लिक्ट हो रहा हो, तो आपने क्या करना है? कंसल्ट विद अदर एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल। तो ये जो अदर एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स है, ये तो थर्ड पार्टी होंगी ना, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेशन नहीं हो गई? नहीं। क्यों नहीं हुई? एक्सेप्शन में वो ये कहते हैं कि अगर जिस जगह पे स्टैंडर्ड या कोड ऑफ एथिक्स आप अलाउ करें ना आपको कि किसी सर्टेन पार्टी के साथ आप डिस्क्लोज कर सकते हो, आप कर सकते हैं। फिर इंटरेस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग, अगर ऑडिटर के खिलाफ कोई लीगल केस चल रहा हो, उसका अपना इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा हो, जैसे ऑडिटर को कहा गया, क्लाइंट ने, मैनेजमेंट ने ऑडिटर के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि ऑडिटर ने 3,832 रुपए की मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं की, और केस तो खो ही जाता है ना। अब हमने अपने आप को साबित करना है कि हम, हाँ, हमारा कसूर नहीं है। हमने कहा हम ऐसा करते हैं, कोर्ट में जाके जज को दो चीजें दिखाएंगे, एक मटेरियलिटी की कैलकुलेशन, एक मिस स्टेटमेंट की अमाउंट। जज फौरन पता चला लेगा ये मटेरियल है। लेकिन जैसे ही हम कोर्ट में वर्किंग पेपर मटेरियलिटी की कैलकुलेशन वाला लेके गए, क्लाइंट ने कहा ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते आप। राइट, डिस्क्लोज कर सकते हैं कि नहीं? क्यों कर सकते हैं? इंटरेस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो एक्सेप्शंस क्लियर हुई। मैंने कोशिश की एक्सेप्शंस के साथ कोई एग्जांपल भी फिट कर दूं ताकि आपको पता चल जाए केस स्टडी में कैसे वो यूज करता है, उस तरीके से आप तैयार होते रहे। अच्छा, ये है कॉन्फिडेंशियलिटी जो हमने कंप्लाई करना है। आखिरी बात, ये है एक्सेप्शंस, वो सिचुएशन जिनमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई सिचुएशन है, आपने फैसला कर लिया कि डिस्क्लोज करना है, तो डिस्क्लोज करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है? ये है फैक्टर टू कंसीडर इन डिसाइडिंग डिस्क्लोजर। जैसे आपने डिस्क्लोज करना है ना, तो सिर्फ उस ये रट्टे वाले पॉइंट है रिप्रोडक्शन के, केस स्टडी से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो पढ़ा रहा हूं। जब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, किस चीज का ध्यान रखना है? पहली चीज, जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने जा रहे हो ना, वो नोन हो, सब्सटेंशिएटेड हो। सब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है वेरीफाइड। सब्सटेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? आपने डिस्क्लोज करना है तो सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो जो आपको पता है कि सच है, वेरीफाइड है। जिस इंफॉर्मेशन के बारे में आप खुद कच्चे पक्के हैं वो डिस्क्लोज ना करो। दूसरा देखो, सम टाइम कि थर्ड पार्टीज का इंटरेस्ट भी इफेक्ट हो सकता है। थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट भी इफेक्ट, अगर आपके उसने लिखा रिश्वत जिसने दी तो डिस्क्लोज करो जाके, इलीगल एक्टिविटी है। इसमें एक थर्ड पार्टी भी तो इफेक्ट हो सकती है जिसको रिश्वत दी गई। हम तो अपने क्लाइंट जिसने रिश्वत दी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन कर रहे होंगे ना, तो इसमें थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट में। बाज़ बात ऐसा होता है हम कोई मैटर डिस्क्लोज करते हैं ना, हमारे क्लाइंट से रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें थर्ड पार्टी का नाम भी आ रहा था, वो हमारे खिलाफ हद की इज्जत का दावा कर देती है। तो कह रहे हैं इसलिए देख लो थर्ड, और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होना तो नॉर्मली उसका नाम इस्तेमाल नहीं करते हम नाम इस्तेमाल नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी हमारे खिलाफ एक्शन ले सकती है। ठीक है, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि कोई न्यूट्रल था। ना, मैं एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ना, हालांकि पता चाहे सबको इससे क्या मुराद है, लेकिन आप कभी भी नहीं देखेंगे कि स्पेसिफिक कोई नाम है, क्योंकि स्पेसिफिक नेम जो ना, इससे लीगल ऑब्लिगेशन राइज हो जाती है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमारे प्रोफेशन में भी बहुत जगह पे ये नाम यूज होता है। जब किसी थर्ड पार्टी हो ना, उसका इंटरेस्ट इफेक्ट, हमने मैटर डिस्क्लोज करना है, तो हम फिर उसका नाम इस्तेमाल नहीं करते। पर्पज, प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होगी, ओरल होगी। एड्रेसेस एंड वेदर देयर आर एप्रोप्रिएट रेसिपिएंट्स, आपने देखना है हु आर एड्रेसी। एड्रेसिस कौन है? एड्रेसी। एड्रेसी का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन किसके नाम पे लिखनी है? वो जज के नाम पे लिखनी है या किसी और पब्लिक अथॉरिटी के नाम पे? इन चीजों को सामने रख के आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। लेकिन याद रखें, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, एग्जाम में उसने नहीं पूछता। ये रिप्रोडक्शन में भी पूछता है, केस स्टडी में भी पूछता है, एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज, सब कुछ भूल जाएं, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शंस और चंद एक एग्जांपल जो मैंने शेयर किए केस स्टडी में यूज होंगी। अब कल के लेक्चर में हम बाकी के 3 प्रिंसिपल हो गए हमारे, याद रखिएगा, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। कल के लेक्चर में बाकी 2 छोटे छोटे हैं, वो कवर करेंगे, फिर केस स्टडी की तरफ जाएंगे।
कल से आपकी कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडीज शुरू। आज पहला लेक्चर, कल से केस स्टडीज शुरू। इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।